क्या आपकी गर्दन पर भी काली मोटी मैल जैसी एक परत जमी हुई है और आप चाहे कितनी भी कोशिश करते हैं ये मैल हटता ही नहीं है? तो हो सकता है कि ये मैल हो ही ना। ये एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये एक इतनी कॉमन कंडीशन है जो यंग अडल्ट्स में देखी जाती है। हमारे डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो उनको एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस होता है, बट उसमें से एक बहुत छोटा फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट्स ही होता है जो इससे एक्चुअली परेशान है और जो इसके ट्रीटमेंट के लिए आता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस एक्चुअल में होता क्या है, ये दिखता कैसा है, इसके कारण क्या होते हैं और इसको हम कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस होता क्या है। एकेंथोसिस का मतलब होता है थिकनिंग, यानी हमारी स्किन मोटी है, एंड नाइग्रिकेंस वर्ड जो है वो रेफर करता है ब्लैकनेस को, यानी थिक ब्लैक स्किन। पर अगर हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखें तो थिकनिंग ज्यादा है, ब्लैकनेस कम होती है। थिकनेस की वजह से ही ब्लैकनेस ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देती है और यही एक कारण है कि स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग क्रीम्स इस पर काम नहीं करती हैं। अभी ये एकेंथोसिस दिखता कैसा है? ये एक डार्क ब्लैक पैच की जगह से दिखता है जो कि बहुत मोटा होता है। इस पर आपको इंक्रीज स्किन मार्किंग्स दिखेंगी, जैसे उसके ऊपर कुछ डीप लाइंस खिंची हुई हैं। साथ ही में आपको इस स्किन के ऊपर बहुत सारे स्किन टैग्स भी दिखाई दे सकते हैं। अगर हम हमारी ओपीडी में देखें तो ये बहुत सारे लोगों को है, पर एक इंसान उससे तभी परेशान होता है जब वो बहुत ज्यादा वर्स हो जाता है। साथ ही में एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जो भी एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस से सफर करने वाले लोग हैं वो थोड़े से ओबीस होते हैं, यानी कि वो ऑन दी फैटर साइड ऑफ दी स्केल पर होते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस होता क्या है। द एंड पॉइंट डिसऑर्डर व्हिच कॉजेस एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन हमारी बॉडी का एक हार्मोन है जो बहुत सारे फंक्शंस को केटर करता है, जैसे ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन को मैनेज करना, स्ट्रेस कोप अप मैकेनिज्म। तो जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स। और इन ग्रोथ फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से स्किन बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होने लगती है। इस तेज मल्टीप्लिकेशन की वजह से ही हमारी स्किन थिक, मोटी या काली नजर आती है। तो अब ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। सबसे पहले आता है डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बड़ा होता है और इंसुलिन हार्मोन उस ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है, पर जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। सेकेंडली, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पीसीओडी। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें एनाबॉलिक हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी सिचुएशन बनने लगती है। थर्ड है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, जैसे इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्ट्रोक। सेकंड है डायबिटीज मेलाइटिस। थर्ड, हाइपरटेंशन यानी इंक्रीज ब्लड प्रेशर। फोर्थली, ओबेसिटी, मोर स्पेसिफिकली दी एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी हमारे कमर के अराउंड मोटापा। चौथा, डिसलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ होना। इसके अलावा अदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे थायराइड, जिनकी वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जैसे एंटीसाइकोट्रोपिक ड्रग्स, जिनकी वजह से अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसके बाद में आता है पुअर लाइफस्टाइल या फिर हमारा डेस्क जॉब, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। पूरे दिन डेस्क पे बैठे काम करते रहते हैं जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस। लास्टली है पुअर डाइट। हमारी डाइट आजकल बहुत ज्यादा फोकस्ड है इस चीज पे कि हम बाहर का खाना खाते हैं, पैकेज्ड खाना खाते हैं, हाई शुगर, हाई जंक, हाई फैटी फूड, जिसकी वजह से अगेन हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी सिचुएशन में चली जाती है। तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कोई बीमारी नहीं है, पर हमारी स्किन का, हमारी बॉडी का ये कहने का एक तरीका है कि अंदर या तो कोई गंभीर बीमारी होने वाली है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है। तो प्लीज एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस को लाइटली ना लें, कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट हैंड। लास्टली हम बात करेंगे कि एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो करना है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। स्टार्ट विद एक्सरसाइजेस, बोथ कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये ना सिर्फ आपका वेट रिडक्शन में आपकी हेल्प करेंगे, बट आपके हार्मोनल सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करेंगे, प्लस कार्डियक स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करते हैं। सेकंड जो हमको करना है वो है हमारी डाइट को इंप्रूव करना। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ शुगर्स, जंक एंड फैट्स इन योर डाइट एंड इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स इन योर डाइट।
अगर हम डाइट और एक्सरसाइज दोनों को साथ मिलाते हैं तो हमारा वेट रिडक्शन काफी अच्छी तरीके से होता है और आप पाएंगे कि अगर आपने अपना वेट रिडक्शन करा है तो एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस के पैचेस अपने आप से ही काफी हद तक कम हो जाएंगे। तीसरी चीज जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको करनी है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस कैन ऑल्सो प्ले हैवॉक इन आवर बॉडी एंड कैन लीड टू एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, योगा, मेडिटेशन या होलिस्टिक अप्रोच इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में जो आपको करने हैं टू रिड्यूस एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। सबसे पहले वो दवाइयां जो स्किन सेल टर्नओवर को बढ़ाती हैं, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है 6 to 12% की कॉन्सेंट्रेशन में। सेकेंडली आप रेटिनॉइड्स का यूज कर सकते हैं जो कि अगेन आपकी स्किन के सेल्स के टर्नओवर को बढ़ाती है, बट देयर इज अ कैच, प्लीज यूज ग्लाइकोलिक एसिड एंड रेटिनॉइड्स अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में, क्योंकि अगर ये अनसुपरवाइज्ड यूज करते हैं या ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर लेते हैं तो आपकी स्किन इरिटेट भी हो सकती है। थर्डली जो हम यूज कर सकते हैं वो है यूरिया कंटेनिंग क्रीम फ्रॉम 20 to 40% ऑफ यूरिया। लास्टली हम लैक्टिक एसिड बेस्ड क्रीम को भी यूज कर सकते हैं जो कि एक मॉइस्चराइजिंग एंड माइल्ड एक्सफोलिएशन इफेक्ट भी आपकी स्किन पर देती हैं। नाउ ओरल मेडिकेशंस जो कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस को या एकेंथोसिस को कम कर सकती हैं, ये होती हैं इंसुलिन सेंसिटाइजर मेडिकेशंस लाइक मेटफॉर्मिन, एसिटाइल एंड एसिटाइलसिस्टीन। इनके रेगुलर यूसेज से हम हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं और एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोसीजर्स के बारे में जो हमें इन क्लिनिक करनी है ताकि एकेंथोसिस का अपीयरेंस कम हो सके। ये होती हैं केमिकल पील्स। सबसे पहले ये सुपरफिशियल या मीडियम डेप्थ केमिकल पील्स हैं जो कि एक डर्मेटोलॉजी क्लिनिक पे अगर आप करते हैं तो स्किन सेल टर्नओवर को इंप्रूव करके आपके पिगमेंटेशन को भी कम करती हैं। सेकेंडली कुछ लेजर ट्रीटमेंट्स हैं जैसे क्यू स्विच लेजर या समटाइम्स इवन द फ्रैक्शनल अब्लेटिव लेजर्स टू रिड्यूस द थिकनिंग एंड इंप्रूव द पिगमेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस में हमें समझनी है कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं करेंगे, वेट रिडक्शन नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक बेटर लाइफस्टाइल को अडेप्ट नहीं करेंगे तो जो भी क्रीम्स, जो भी ओरल मेडिकेशंस या जो भी इन क्लिनिक ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वो सिर्फ हाफ ही इफेक्टिव रहेगा। व्हेन वी कंबाइन लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस द ट्रीटमेंट तभी हम एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस को पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। Lifestyle improvement alone is a major participant in improving acanthosis nigricans. अगर आपको एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस के बारे में या आपकी गर्दन पे हो रहे डार्क ब्लैक पैचेस के बारे में कुछ और जानना है तो आप एक कमेंट छोड़ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज।